हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईगो विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रीष्म लॉ। क्या नाम है? ग्रीष्म लॉ, ग्रीष्म का नियम। ठीक है, हमने इससे पहले कुछ चीज़ें देख ली है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने। उससे पहले हमने देखा था मनी की डेफिनेशंस, मनी क्या होता है किस तरीके से। और उसके अलावा एक और चीज़ देखी थी हमने जिसमें हम कह रहे थे मनी के फंक्शंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। ठीक है, और कॉलेज में इसका कोर्स मैंने कंप्लीट करा ही दिया है। ये तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग थोड़े बहुत पढ़ लो जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो ग्रीष्म लॉ अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बस उसके ही क्वेश्चन को रिपीट होते रहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नए नहीं बनते। अगर ग्रीष्म लॉ में हम जाएँ और बात करें कि इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो ये लॉन्ग के लिए नहीं है, ये शॉर्ट के लिए क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो अगर आप थ्योरी वाइज देखेंगे तो ये शॉर्ट के लिए, किसके लिए? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा कितने 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम समझते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको ग्रीष्म लॉ समझाता हूँ। ग्रीष्म लॉ है क्या? ठीक है, एक एग्जांपल से आपको ग्रीष्म लॉ एकदम समझ में आ जाएगा, फिर हम बुक में जो लिखा है उसको पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म लॉ है। ग्रीष्म लॉ के लिए मैं एक आपको सिचुएशन देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। उसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5 नोट्स हैं जो कि कितने 10 रुपीज़ के हैं। जो कितने के हैं? 10 रुपीज़ के। 10 रुपीज़ के आपके पास कितने नोट्स हैं? 5 नोट्स हैं। 5 नोट्स में से 10 रुपीज़ के जो हैं उसमें से, उस 5 नोट्स में से 2 नोट्स कैसे हैं? फटे पुराने हैं। कितने हैं? 2 नोट्स फटे पुराने और 3 नोट्स बिल्कुल नए नवेले हैं, बिल्कुल ही नई करेंसी है। ठीक है, अब देखिए आपने खरीदे 30 रुपए का सामान, कुछ दुकान से आपने कितने रुपए का सामान खरीदे? 30 रुपए का। अब 30 रुपए का सामान खरीदने के बाद आपको दुकानदार को इस 5 नोट में से आपको से 30 रुपए देने हैं, तो आप कौन से नोट देना पसंद करोगे उसको? अगर हम एक जो ह्यूमन नेचर के हिसाब से अगर पता करें, तो ह्यूमन नेचर के हिसाब से हम उसको 2 फटे पुराने नोट देंगे, और जब हमारे पास कंडीशन नहीं बची तो एक हम नया नोट दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है, सभी के सभी उस 30 रुपए देने के लिए उसे जो फटे पुराने नोट हैं वो पहले देंगे और नए नोट को अपने पास रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? लॉ ये कहता है, ग्रीष्म ये कहता है कि जो नई मुद्रा है, इसमें 2 तरह की चीज होती है, एक नई मुद्रा, एक पुरानी मुद्रा। तो जो पुरानी मुद्रा है वो तो चल रही है, लेकिन नई मुद्रा नहीं चल रही। नई मुद्रा तो हमने अपने पास रख ली। तो इस नियम के अनुसार क्या बनता है कि जो पुरानी मुद्रा है वो नई मुद्रा को चलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। मतलब कि जो नई मुद्रा है, नई न्यू करेंसी है, नई मुद्रा है, वो ओल्ड करेंसी को, मतलब कि पुरानी मुद्रा को, ओल्ड करेंसी को किससे? चलन से क्या कर देती है? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। क्या बोलना था ये, रुक जाओ 2 सेकंड, मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैंने अपोजिट बोल दिया। तो मतलब कि जो न्यू करेंसी है और ओल्ड करेंसी है, तो जो ओल्ड करेंसी है वो न्यू करेंसी को, नई मुद्रा को चलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। ये पूरा का पूरा लॉ कहता है। लॉ क्या कहता है कि जो पुरानी मुद्रा है वो नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। एक 20 रुपीज़ का सिक्का आना शुरू हुआ था, याद है किसी को? 20 रुपीज़ का सिक्का देखा है किसी ने? 20 रुपीज़ का सिक्का आया, 2019 के आसपास आया था, और वो जब लोगों के पास पहली बार आया तो लोगों ने उसे अपने घर पे रखना शुरू कर दिया। मतलब कि उसे स्टोर करने लगे कि भाई नया है, सुंदर है, तो इसको क्या चला आगे करेंगे। तो लोगों ने अपने घर पे रखना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। मार्केट में वो निकला ही नहीं, घर पे, लोगों के घर पे पड़ा रहा। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, जब लोगों ने वो देखा ही नहीं, लोगों के घर पे इकट्ठा हो गया, तो सरकार को लगा कि भाई ये पैसे तो सर्कुलेशन में नहीं आ रहे, गायब हो रहे कहीं, तो उन्होंने छापने बंद कर दिए। तो हुआ क्या कि वो 20 रुपए का सिक्का लोगों के घर पे रखा रहा, और 2-3 साल वो चलन से क्या रहा? बाहर रहा। चलन से क्या रहा? बाहर रहा। अब 2-3 साल बाद जैसे ही वो बाहर आया तो लोगों को दिखा, यार 20 रुपए का सिक्का कहाँ से आ गया, अभी तक तो चल नहीं रहा था, ये तो नकली नोट है। तो फिर पता चला कि हाँ, ये 20 रुपए का सिक्का पहले चला था, पर लेकिन पुरानी मुद्रा चलती रही और नई मुद्रा को लोगों ने अपने घर रख लिया। इस वजह से पुरानी मुद्रा की वजह से नई मुद्रा क्या हो गई? चलन से बाहर हो गई। इसको ही बोलते हैं ग्रीष्म लॉ। बताओ आप लोगों को समझ में आया ग्रीष्म लॉ? ग्रीष्म लॉ अच्छे से समझ में आया? ग्रीष्म लॉ क्या कहता है? ग्रीष्म लॉ सिर्फ ये कहता है कि जो पुरानी मुद्रा है वो नई मुद्रा को चलन से क्या कर देती है? बाहर कर देती है। सिर्फ इतना सा नियम है ग्रीष्म का। ठीक है, इसमें आप 1 रुपए का सिक्के वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आपने एक सिक्का देखा हो 1 रुपए का, वो छोटा सिक्का,
और आप अगर उसे चलाते हो दुकान पे तो दुकान वाले उसे नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि जब वो शुरुआत में एक रुपए वाला वो छोटा सिक्का आया तो लोगों को बड़ा सुंदर सा लगा, तो लोगों ने अपने पास रखना शुरू कर दिए, मतलब कि संचय करने लगे, सब उसे इकट्ठे करने लगे। अब ऐसी कंडीशन में दुकान पर वो 1 रुपए का सिक्का आया ही नहीं, और जब वो 1 रुपए का सिक्का दुकान पर आया ही नहीं तो लोगों ने क्या सोचना, जब वो बहुत समय बाद लोगों के पास पहुंचा तो लोगों ने सोचा वो तो नकली नोट है, लेकिन नकली सिक्का है, तो ये तो चलन में हमें दिख नहीं रहा भाई। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने भी 2-3 जागरूकता फैलाई थी कि नहीं असली है, पर लेकिन लोगों ने वो लेना ही बंद कर दिया। मतलब कि क्या हुआ, पुरानी मुद्राओं ने उस नई मुद्रा को चलन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्योंकि हम लोगों का जो नेचर है, हम पुरानी मुद्रा को ज्यादा चलाते हैं और नई मुद्रा को अपने पास रख लेते हैं। यही पूरा ग्रीष्म लो है। अब इसी ग्रीष्म लो पर अलग अलग चीजों को आपको समझाना है और अच्छे से बताना है। जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे ग्रीष्म लो पर, तो एक तो उसका बैकग्राउंड, मतलब कि हिस्ट्री बता देंगे इसकी क्या है, तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जो शासन में इंग्लैंड में 1589 और 1603 तक ये उनका शासन चला था। उसमें क्या हुआ था कि एलिजाबेथ ने देखा कि जो मुद्राएं हैं वो थोड़ी सी कैसे हो रही थी, चिंताजनक थी। मतलब कि वहाँ पर मुद्राएं चलन से क्या हो रही थी, चल नहीं पा रही थी ठीक से। तो इन्होंने क्या करा, महारानी एलिजाबेथ ने देश में क्या करा, सुधार करने के बहुत उपाय करे, और उपाय करते उन्होंने एक नई मुद्राएं क्या चला दी, नई मुद्राएं चला दी गई। यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, यही कहानी है जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने नई मुद्राएं चलाई और नई मुद्राएं पुराने सिक्के को छोड़ देगी। तो उन्होंने लगा कि भाई जो नई मुद्राएं वो चलने लगी और पुराने सिक्के बंद हो जाएंगे। लेकिन देखने को क्या मिला, स्थिति क्या दिखने को मिली कि इसका विपरीत हुआ। विपरीत क्या हुआ कि अनुभव किया गया कि नए सिक्के चालू होते ही चलन से लुप्त हो गए। मतलब कि जो नए सिक्के थे वो तो चलन से लुप्त हो गए और पुराने सिक्के चलते रहे। तो क्या कंडीशन आई, वही इस कंडीशन जो मैं अभी समझा रहा था कि पुरानी मुद्राएं चलती रह गई और नई मुद्राएं बाहर हो गई चलन से। फिर इसी कंडीशन को समझाने के लिए महारानी ने क्या करा, महारानी एक सलाहकार बिठाए, और सलाहकार का नाम क्या था, सर टॉमसन ग्रीष्म। ग्रीष्म ने, और ग्रीष्म ने अपना लॉ बताया। ग्रीष्म ने क्या बताया, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया मुद्रा, दोनों प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में है, तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मतलब कि सिंपल सी बात, बैड मनी क्या कर देती है, गुड मनी को चलन से बाहर कर देती है, सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। वही अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहली चीज हो जाती है कि आप अच्छी मुद्राएं, मतलब कि उत्तम मुद्राएं, अच्छी मुद्राएं, या फिर गुड मनी, और बैड मनी जिसे हम बोल देते हैं बुरी मुद्राएं या हीन मुद्राएं। तो इनको आपको समझाना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गुड मनी और बैड मनी को आप समझाइए, ठीक है, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को समझाइए। अब देखिए क्या क्या समझते हैं। स्थितियां क्या हो सकती है, स्थितियां हो सकती है जब केवल एक ही धातु के सिक्के प्रचलित हो। मतलब हो सकता है एक ही धातु के सिक्के प्रचलित हो, ये कंडीशन हो सकती है। जब 2 प्रकार के धातु के सिक्के प्रचलित हो, मतलब 2 धातु चल रही है। जब धातु और पत्र मुद्राएं, मतलब धातु भी है और पत्र मुद्राएं भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है। और ये अलग अलग सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब केवल एक ही धातु के सिक्के चल रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो खोटी धातु, मतलब कि एक ही धातु क्या है पर लेकिन धातु में मिलावट है, खोटी धातु, जाली धातु, सिक्के, कम मूल्य के सिक्के या पुराने सिक्के, ये सभी के सभी क्या कैसी मुद्रा कहलाएगी, हीन मुद्रा कहलाएगी। उत्तम मुद्रा क्या कहलाएगी, नए सिक्के, पूर्ण भार, मतलब कि पूरे भार के मुद्रा, जो बिल्कुल वैल्यूएबल सिक्के हैं, उसको हम उत्तम मुद्रा कहेंगे। अगर 2 प्रकार की धातु के सिक्के चल रहे हैं तो ऐसे में सस्ती धातु को क्या कहेंगे, हीन मुद्रा कहेंगे, और महंगी धातु वाले सिक्के को कहेंगे उत्तम मुद्रा कहेंगे, मतलब गुड मनी कहेंगे। जब धातु और पत्र मुद्रा, मतलब कि एक तो पेपर करेंसी चल रही है और एक आपकी मेटालिक करेंसी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो पत्र मुद्रा होगी, जो पेपर करेंसी होगी, वो कैसी होगी, वो हीन मुद्राओं में आएगी, बैड मनी में आएगी। और जो धातु की मुद्रा है, मतलब कि जो आपकी मेटालिक है, वो आपकी गुड करेंसी में आएगी, गुड मनी में आएगी, ठीक है। जब केवल पत्र मुद्राएं प्रचलित हो, मतलब कि खाली पत्र मुद्रा, जैसे कि हमारे देश में चलती है, अगर हम ओनली पत्र मुद्राएं को ले लें, ठीक है, हमारे यहाँ पत्र और धातु दोनों एक साथ चलते हैं। अब अगर पेपर करेंसी चलती रहे तो फटे पुराने जो भी सारे के सारे नोट हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे हीन मुद्रा में, जो एग्जांपल दिया था मैंने ऊपर, ठीक है। और जो नए साफ बिल्कुल न्यू नोट हैं, जैसे वो 20 रुपए का नोट आता है अब, और जो नए नए अच्छे अच्छे नोट देखने को मिलते हैं, वो आपके क्या हो जाएगी, गुड मनी हो जाएगी। सिंपल सा लो है, कोई बहुत बड़ा या बहुत खतरनाक लो नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें नियम की क्रियाशील, मतलब इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, कैसे फंक्शनिंग करता है उसके बारे में बताया गया है अलग तरीके से। जैसे कि क्या, मौद्रिक और
अमौद्रिक दोनों ही उपयोग में होते हैं, मतलब कि मौद्रिक भी और अमौद्रिक, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह के उस पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या है कि हम अच्छी चीज़ों को संग्रह करके रख लेते हैं, नई नई चीज़ों को संग्रह करके रख लेते हैं, मतलब कि इकट्ठा करके रख लेते हैं, कलेक्ट करके रख लेते हैं, और पुरानी चीज़ों को हम त्याग देते हैं, चला देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो नई चीज़ें होती है वो हमारे घर पर इकट्ठी होती रहती है और वो फिर चलन से बाहर हो जाती है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए शेष मुद्रा तत्कालीन, अब सिंपल सी बात है, शेष मुद्रा का उपयोग विदेश के भुगतान के लिए कर दिया जाता है। तो वो ये जो गुड मनी है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उससे हम विदेशी भुगतान कर देते हैं और बैड मनी को अपने देश में चलाने के लिए रख देते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे स्कोप क्या क्या हो जाता है। स्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो एक धातु में, मैंने ऊपर अभी बताया, एक धातु, दो धातु, अलग अलग तरीके से। तो एक धातु में क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, जब केवल प्रमाणिक सिक्के, मतलब कि जो प्रमाण दिए गए हैं, जो फुल्ली वैल्यूएबल सिक्के हैं जो कि गवर्नमेंट ने दिए गए हैं, तो जब केवल प्रमाणित हो, प्रमाणित सिक्के चले तो उसमें कटे पुराने, जो कटे वगैरह फटे वगैरह हैं वो कैसे हो जाएंगे, आपके बैड मनी हो जाएगी, और जो नए सिक्के हैं वो आपकी गुड मनी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जब प्रमाणिक और सांकेतिक, सांकेतिक का मतलब क्या होता है आपका, जिस पे ऐसे सिक्का जला हुआ है उस पर एक लिखा हुआ है, ये सांकेतिक होता है। ठीक है, तो प्रमाणिक जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रमाणित है, और सांकेतिक जो आपके सिक्के सांकेतिक है जिस पे लिखा है, तो सांकेतिक वाले सिक्के बुरी मुद्राएं कहलाएगी, और जो प्रमाणिक सिक्के है वो आपके कैसे हो जाएगी, गुड मनी हो जाएगी। ठीक है, जब केवल सांकेतिक चले, मतलब कि सिक्के वाली चले, तो वो जो कम घिसी पिटी चीज़ें हैं, मतलब कि आप पुराने सस्ती सिक्के हैं, ऐसे क्या होंगे, बैड मनी बन जाएगी, और दूसरी वाली गुड मनी बन जाएगी। तो बस यही है, गुड मनी और बैड मनी को हमें एक साइड करना है। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है, गुड मनी और बैड मनी को आपको एक साइड करना है कि गुड मनी क्या है, बैड मनी क्या है, और किस तरीके से वो उसको बाहर कर देगी। ऐसी दो धातु, मतलब कि बायोमेटेलिक, बायोमेटेलिक मतलब दो तरह की, जैसे कि सोना चांदी दोनों मिक्स हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सोना चांदी में आए तो इसमें एक एग्जाम्पल देखो दे रखा होगा, ये रहा एग्जाम्पल, कि जैसे एक सोने का सिक्का 15 चांदी के सिक्के के बराबर है, और ऐसी कंडीशन में अगर सोने की वैल्यू घट जाती है, बढ़ जाती है, तो उसमें फर्क क्या आ जाएगा, चांदी के सिक्कों पर ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। सोने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, चांदी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, कि चांदी का सिक्का अब एक सोने पर 14 चांदी के सिक्के मिले के बराबर हो गया, तो मतलब कि फर्क चांदी पर देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में बैड मनी और गुड मनी को हम एक साइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अब देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं पेपर के, मेटालिक के, पर लेकिन सब में यही चीज़ देखने को मिलेगी, कोई अलग चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको इतना सारा नहीं लिखना है, आपको ये इतना सारा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद वो एलिजाबेथ वाली स्टोरी लिख देनी है। स्टोरी लिखने के बाद आपको ग्रीष्म का लॉ लिखना है, कि जो पुरानी मुद्रा है वो नई मुद्रा को क्या कर रही है, चलन से बाहर कर रही है, उसको लिखना है। उसकी डेफिनेशन को, गुड मनी बैड मनी को, दोनों गुड मनी और बैड मनी, गौर मुद्रा और वो बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा को डिफाइन कर देना है कि बुरी मुद्रा कौन सी होती है और अच्छी मुद्रा कौन सी होती है। उसकी अलग अलग सिचुएशन लिख देनी है, बस इतना काफ़ी है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी। और अगर ज़्यादा करना चाहोगे तो आप अपवाद लिख सकते हो। अपवाद मतलब कि इसकी जो लिमिटेशन, सीमाएं लिख सकते हो, और सारी चीज़ लिखने की जरूरत आपको नहीं है, इतना ही काफ़ी होता है। अब देखिए, हमेशा ये लॉ लागू नहीं होता, कभी कभार ये लॉ नहीं चलता। अब क्या क्या कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जैसे मुद्रा की जो मांग है वो मुद्रा की मात्रा से अधिक हो, मतलब कि जो डिमांड है मनी की वो मोर देन हो क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी से ज़्यादा होनी चाहिए डिमांड। मतलब कि 100 रुपये हमारे पास है, 100 रुपये हमारे पास है, तो इसकी क्या होगी, क्वांटिटी होगी। 100 रुपये तो क्या होगी, क्वांटिटी होगी, और जो उसकी डिमांड है वो 100 से क्या है, ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा, मतलब कि 120 की क्या होगी, डिमांड हो गई। तो ऐसी कंडीशन में ये लॉ लागू नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो मात्रा है, जो हमारी क्वांटिटी है वो अवेलेबल है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये लॉ चलेगा नहीं। हीन मुद्रा का बहुत खराब हो जाना, मतलब कि जैसे कि जो हमारी बैड मनी है, बैड मनी बहुत ज़्यादा बैड हो जाए, मतलब कि इतनी ज़्यादा फट जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो चलने में हो ही ना, मतलब कि हम उसे चला ही ना पाए। मतलब ऐसा होता है ना, 10 रुपये का नोट है हमारे पास और वो बहुत ख़राब हो गया,
बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि उसे कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में हमको फिर न्यू करेंसी देनी पड़ती है क्योंकि वो पुरानी वाली चलन में नहीं रहेगी। तो ये ऐसी कंडीशन में भी अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा को क्षेत्र प्रमाणित मुद्रा में भिन्न हो जाना, मतलब कि जो आपका क्या है क्या कहते हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड मनी है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम किसके साथ है, टोकन मनी के साथ से। तो यही चीज़ हो जाएगी। तो ये अलग अलग जगह पर लागू नहीं होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय द्विधातु में ऊपर हमने बताया था इंटरनेशनल के उसमें। तो ये सारी चीज़ें हो गई, उसमें जनता का अज्ञानता, अगर लोगों को ना पता हो, जैसे वही कंडीशन कौन से वाले, 1 रुपये के सिक्के वाली, 1 रुपये का सिक्का अभी भी नहीं चलता वो छोटे वाला, और 20 रुपये के सिक्के के साथ जो हुआ था, 20 रुपये का सिक्का तो फिर भी चलने लगा था, पर लेकिन 1 रुपये का सिक्का अभी भी नहीं चलता। तो हो सकता है लोगों के पास नॉलेज ना हो। टोकन मनी आपको मैंने बताया था कभी कभार चल जाती है। टोकन मनी वही होती है कि वो प्लास्टिक की एक मनी होती है जिस पर कुछ नंबर लिख दिए जाते हैं, वो कभी कभार यूज़ की जाती है जब आपदाएं वगैरह आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बैंकिंग विकास के लिए भी अप्लाई नहीं होगा, सरकारी नीतियों में भी अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी जगह पर ये अप्लाई नहीं होता। ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा ग्रीष्म का लो है। तो आपको ये सारा का सारा नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ बता दिया आपको, ये सारा समझाया, पर लेकिन आपको सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये इसका एलिजिबिलिटी वाला सिंपल सा लिख देना है। फिर आपको ग्रीष्म का डेफिनेशन लिखनी है, ग्रीष्म के अकॉर्डिंग बढ़िया मुद्रा और घटिया मुद्रा, गुड मनी और बैड मनी। उसके बाद दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देना है, टेबल बना के इस पूरी टेबल को बनाकर डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है, अच्छे से ये बता देना। और उसके बाद जैसे देना चाहो तो आप ये दे सकते हो कि कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, मतलब इसकी कुछ लिमिटेशन दे सकते हो अगर देना है तो। बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा शॉर्ट के लिए, इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका ग्रीष्म लो हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें 2 क्वेश्चन देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका पेपर 2 तारीख को है, 2 तारीख से पहले हो सकता है, जैसे कि कल को 31 तारीख है और 31 तारीख को मैं हो सकता है 31 को डाल दूं और एक वीडियो डाल दूं। तो हमारे 2 क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं, मुझे आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं और मैं आपको बता दूंगा और लगभग आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन कौन से हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। हमारे पास 2 बैंक बताने हैं आपको, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो वो भी बता के मैं आपको खत्म कर दूंगा, और कुछ चीज़ें मैं आपको बीच में बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।